गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग पार्टनरशिप फर्म के नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, है ना। पार्टनरशिप फर्म के नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। जितने भी टॉपिक मैंने आप लोगों को समझाया है, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारा पार्टनरशिप फर्म का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक हमारा क्या है? गारंटी, है ना। हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें मैंने पहले ही बता दिया था, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। और ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट किसके लिए है? तो न्यू पार्टनर के लिए, है ना। जब हम लोग पार्टनरशिप फर्म में किसी को एडमिशन देते हैं तो इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको इससे कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा, है ना। और कारण बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ए और बी पार्टनरशिप फर्म को रन कर रहा है ना। ए और बी तो ये एग्जिस्टिंग पार्टनर हो गए और फर्म को रन करा रहे हैं, लेकिन फर्म को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण फर्म लॉस में जा रही है। तो शायद मैनेज करने के लिए वो किसी न्यू पार्टनर को एडमिशन देना चाहते हैं। और न्यू पार्टनर मान के चलिए सी है, तो सी को एडमिशन कराना चाह रहे हैं अपने पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन सी एडमिशन नहीं लेना चाह रहा। कारण क्यों? तो कारण है सी कहेगा ए बी से कि आप लोग का जो फर्म है वो तो पहले ही सी प्रॉफिट लॉस में है, तो फिर मैं एडमिशन लेके क्या करूंगा। ठीक है, तो जब पहले से फर्म लॉस में है तो ऑफकोर्स सी उसमें एडमिट नहीं करना चाहेगा। मैं खुद नहीं करना चाहूंगा, आप खुद नहीं करना चाहोगे, ठीक है। लेकिन एग्जिस्टिंग पार्टनर कुछ ना कुछ करके सी को एडमिशन दिलाना चाहता है, ताकि उसके कैपिटल को यूज करके फर्म के प्रॉफिट को बढ़ाया जाए या फर्म को प्रॉफिट में लाया जाए। क्योंकि उन लोग के द्वारा कुछ ना कुछ थिंकिंग है कि अगर सी को एडमिशन हम लोग करा देते हैं तो हमारे फर्म को शायद प्रॉफिट हो जाए। तो इन सभी कारणों से क्या करते हैं, सी को वो एडमिशन देना चाहते हैं, लेकिन सी एडमिशन नहीं लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ गारंटी चाहिए। तो ये गारंटी जो है वो कौन दे सकता है? या तो फर्म देगा, फर्म मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर मिलके देगा, है ना। फर्म जैसे ही बोलेंगे तो जितने भी पार्टनर हैं ए बी सी डी, जितने 4-5 जो भी पार्टनर है उन सभी के द्वारा गारंटी दी जाएगी। और नहीं तो कोई इंडिविजुअल के द्वारा, यानी कि कोई पार्टनर के द्वारा दी जाएगी गारंटी। फॉर एग्जांपल मान के चलिए सिर्फ ए ने गारंटी दिया तो कोई इंडिविजुअल। तो इसे भी हम लोग दो टॉपिक के थ्रू समझेंगे। क्या किसी एक पार्टनर ने दी या सभी ने दी? सभी ने दी मींस फर्म ने दी क्या, ठीक है। तो इस तरीका से सी को क्या की जाती है? गारंटी दी जाती है, प्रलोभन दी जाती है कि आप मेरे पार्टनरशिप फर्म में आओ ना, आपको इतने से कम प्रॉफिट नहीं दूंगा मैं सालाना, ठीक है। तो चलो भाई सी अब मान गया और सी पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक। और जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है वो कुछ इस प्रकार से था। कैसे? तो देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं ए और बी पार्टनर है, इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन 3:2 के पार्ट में होता था, जो भी प्रॉफिट होता था। साथ ही साथ वो सी को एडमिशन कराना चाह रहा है, और सी को जब एडमिशन कराया तो इसको कह रहा है कि जो भी प्रॉफिट होगा मैं उसमें से आपको 1/6 पार्ट दूंगा, 1/6 पार्ट आपकी होगी। मतलब अगर 60,000 रुपया फर्म को प्रॉफिट हुई है तो 1/6 पार्ट उसका 10,000 रुपया होगा, 10,000 रुपये का प्रॉफिट आपको मैं दूंगा, ठीक है ना। साथ ही एग्जाम्पल है गारंटी ने, और साथ ही साथ सी को गारंटी दी गई कि आपको सालाना कम से कम हम लोग मिलके आपको 30,000 रुपया प्रॉफिट देंगे, 30,000 से 1 रुपया भी कम नहीं देंगे। ये भी गारंटी दी गई, ठीक है ना। ये भी गारंटी दी कि आपको कम से कम हम 30,000 रुपया प्रॉफिट देंगे, उससे कम नहीं देंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये गारंटी या तो फर्म दे सकता है, फर्म मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर सभी कोई मिलके, और नहीं तो फिर कौन दे सकता है? या तो कोई इंडिविजुअल पार्टनर दे सकता है। क्लियर हो गई बात? तो जो ड्यूरिंग द ईयर आज हम लोग बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद और थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चंस पे भी चर्चा करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है फर्म का, वो प्रॉफिट 90,000 है, मान लेते हैं वो प्रॉफिट 90,000 है।
ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट अर्न की 90,000 पार्टनरशिप फर्म ने। अब ये प्रॉफिट जो है वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो ये प्रॉफिट हमारे पार्टनरशिप फर्म के बीच में, जो पार्टनर है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना। साथ ही साथ जो प्रॉफिट हमारा पार्टनरशिप फर्म में आता है, ये कहां से आता है? ये हमारा पीएल अकाउंट से आता है। तो ये जो प्रॉफिट आपका 90,000 दिख रहा है, ये आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सटर्नल एक्सपेंसेस है। मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस हुए थे उन्हें घटाने के बाद आपका फर्म 90,000 प्रॉफिट अर्न किया है। अब इस 90,000 में से क्या करते हैं हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट में? तो जितने भी फर्म के इंटरनल एक्सपेंस होते हैं, इंटरनल मतलब क्या क्या होता है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, सैलरी होती है किसी पार्टनर की, कमीशन होती है किसी पार्टनर की, इन सभी को डिडक्ट करने के बाद जो फर्म के पास पैसा बचता है एज अ प्रॉफिट, उसे हम लोग क्या करते हैं? पार्टनर के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन खैर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई किसी प्रकार की कोई इंटरनल एक्सपेंस नहीं दी गई है। तो जब इंटरनल एक्सपेंस नहीं दी गई है किसी प्रकार की, तो हम लोग 90,000 को डायरेक्ट डिविजुअल प्रॉफिट मानेंगे और इस डिविजुअल प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देंगे? न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इस टॉपिक को इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों टॉपिक से देखेंगे। जब फर्म ने दिया तब, यानी कि जब फर्म ने दिया मतलब कि जब ऑल पार्टनर्स ने दिया तब, और जब किसी एक ने दिया तब। चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले यहाँ पे छोटा सा एक वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट में हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? तो वर्किंग नोट में हम लोग को निकालना पड़ेगा न्यू पीएसआर, क्योंकि जब तक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकालिएगा तब तक आप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो निकालते हैं, यहां लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, ठीक है। तो जब इतना ही दिया हुआ है और उसके बाद कुछ भी नहीं दिया हो, तो क्लास 11th याद कीजिए, मैंने आप लोगों को कमर्शियल अर्थमेटिक में रेशियो निकालने सिखाया था। मान लेते हैं लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वल टू ₹1, है ना। ₹1 टोटल प्रॉफिट हुआ फर्म को, ये हम लोग मान लेते हैं। अब इस ₹1 में से सी को कितना दे दिए? तो सी शेयर है 1/6। तो रिमेनिंग हमारे पास कितना पैसा बचा भाई? रिमेनिंग जो प्रॉफिट है वो हमारे पास कितना बचा? तो ₹1 में से 1/6 तो दे दिए सी को। तो अब बच गया हमारे पास, एलसीएम 6 आ गया, 6 में से 1 गया, तो हम लोग कह दिए कि सर 5/6, यानी कि ये हमारे पास प्रॉफिट बचा। अब ये प्रॉफिट में से कौन कौन हकदार होगा? तो एज लेगा पहले, एज शेयर। तो एज शेयर इस 5/6 में से ए कितना लेगा? तो ए का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, तो 3:2 कहने का मतलब है 3 + 2 5, 5 में से 3 भाग लेगा ए, यानी कि 3/5। तो इस तरीका से ये आ गया आपका 1/2। और से बी कितना लेगा? तो 20 शेयर निकाल लेंगे, तो 20 शेयर हो जाएगा। इस प्रॉफिट में से 5/6 प्रॉफिट है इसका, वो 2/5 भाग लेगा, इसका मतलब ये ले लिया 1/3। तो अब आप न्यू पीएसआर निकाल सकते हो। न्यू पीएसआर कैसे निकाल सकते हो? A/B/C। तो बाबू ए का कितना निकला? 1/2, बी का कितना निकला? 1/3, और सी का कितना निकला है? तो 1/6। इसका तो दिया हुआ है। अब आप लोग देखिए डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो डिनोमिनेटर को इक्वल कराएंगे तभी हम लोग का क्या होगा? निकलेगा रेशियो। तो कैसे कराते थे? एलसीएम निकाल के 3 2 6 का एलसीएम 6 आएगा, तो सबके नीचे 6 लाएंगे, पैर बराबर कर देंगे तो सब बराबर हो जाएगा। तो 6 आ गया, 3 को 2 से 6 को डिवाइड करो, 3 आता है, यानी कि इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से। और सही ये 1/3 है, तो इसको 2 से कर देंगे, तो ऊपर भी 2 से करेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। और ये बाबू 1/6 तो दिया ही हुआ है। इस तरीका से हमारा न्यू पीएसआर 3/6:2/6:1/6 आ गया। तो हम लोग का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो गया, तो हम लोग कह दिए कि न्यू पीएसआर जो हमारा पार्टनर्स के बीच में अब होगा वो 3:2:1 के रेशियो में होगा, यानी कि इस रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग नोट करते हैं और देखते हैं कि किसको कितना मिला है। तो ए को कितना मिला?
तो ए को 90,000 जो फर्म का प्रॉफिट हुआ है, इस 90,000 में से कितना मिलेगा? तो इस 90,000 में से 3/6 मिलेगा। कैसे? तो 3 + 2 5, 5 और 1 6, 6 मिलेगा। तो 15 × 6 = 90। इसका मतलब इसको 45,000 मिला, सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे बड़ा रेशियो इसी का शेयर इसी का है। बी को कितना मिलेगा? तो इस 90,000 का उसका शेयर है बाबू कितना? तो 2/6, 15,000। इसका मतलब इसको मिला कितना? तो इसको मिला 30,000। और से ही सी को कितना मिलेगा? तो इस 90,000 का मिलेगा 1/6, 15 × 6 = 90। बाबू बहुत कम मिल गया इसको। अब ये लड़ाई करेगा, है ना। खैर लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट तो स्टार्टिंग में हो रखा है। तो जैसा एग्रीमेंट हुआ उसी के बेस पे ये वर्क होगा। एग्रीमेंट में साफ साफ ये कहा गया है कि अगर सी को 30,000 से कम मिलेगा तो उसका जो भी डिफिशियंसी होगा उस डिफिशियंसी का बियर या तो ए और बी करेगा या तो कोई पार्टनर करेगा। ठीक है, तो ये डिफिशियंसी का कितना इसका हो रहा है, कम कितना हो रहा है, तो इसको देना है 30,000, हुआ है 15,000। इसका मतलब इसका डिफिशियंसी जो है इसको कितना घट रहा है? तो भाई इसका जो घट रहा है आपका 15,000, 30,000 देना था, 15,000 प्रॉफिट उसको दे रहा है, तो कितना डेफिशिएंसी हुआ? 15,000। और इस 15,000 रुपया को कौन देगा? ए और बी देगा। कैसे? तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ए कितना देगा? तो 15,000 का ये देगा 3, टोटल 5 में से। इसका मतलब ये दिया बाबू 9,000 रुपया, है ना। तो रेस्ट अमाउंट 15,000 का या तो माइनस करके निकालिए, 2/5 कर दीजिए। ठीक है ना, जैसे कीजिएगा निकल जाएगा। सॉरी, 5 × 3 = 15। तो ये 6,000 रुपया दिया आपको बी। तो इस तरीका से देगा। और अगर कोई इंडिविजुअल पार्टनर के थ्रू देना होता है, जैसे मान के चलिए ए ही दे रहा था, तो पूरा का पूरा 15,000 रुपया ए देता। अब हम लोग इसी का ट्रीटमेंट पीएल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट में कर देते हैं। ठीक है, तो जब पीएल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट आप लोग बनाते हैं तो याद कीजिए कैसे बनाते हैं, मैंने सिखाया है पीएल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाना। चलिए, पीएल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट किससे होता है? हमारा नेट प्रॉफिट से। और ये नेट प्रॉफिट कहां से आया? पीएल से आया है ना। ये पार्टिकुलर्स है और ये हमारा डेबिट होता है। ये डेबिट का अमाउंट है। ये पार्टिकुलर्स, इधर वाला पार्टिकुलर्स का जो कॉलम है थोड़ा सा छोटा बन गया है, दोनों साइड बराबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पे लिख देंगे पीएल अप्रोप्रिएशन, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड। जब का रहेगा, है ना, 31 मार्च या तो 31 दिसंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट निकल के आया है 90,000। तो यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 90,000। अगर लॉस होती तो यहां लिखते टू नेट लॉस। ठीक है ना, खैर प्रॉफिट हुई तो प्रॉफिट की साइड लिखेंगे, मतलब क्रेडिट की साइड लिखेंगे। अब क्या है, अगर कोई इसमें जो हमारे फर्म का इंटरनल एक्सपेंस रहता तो पहले माइनस करते, उसके बाद इंडिविजुअल प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहता 10,000 रुपया, तो उसको माइनस करते, है ना। ये सभी करने के बाद जो पैसा रहता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते। तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट ये 90,000 हमारा इंडिविजुअल प्रॉफिट है ना। ये इंडिविजुअल प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यहाँ लिखेंगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, या डायरेक्ट लिख देते हैं टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेते हैं। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको किसको मिलना है? ए को, बी को, सी को। इतना बड़ा कॉलम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी लेस भी करना है, डिफिशियंसी हो रही है ना। और ये जब फर्म बेयर करेगा तब क्या होगा, जब कोई पार्टनर करेगा तब क्या होगा, इसी में मैं समझा देता हूं। ठीक है, तो 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 90,000 में से ए को कितना मिला है? तो एज
कैपिटल अकाउंट, ऐसे ही लिखते हैं ना, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखते हैं एज अकाउंट, तो एज को कितना मिला है, तो यहाँ ए को मिला है आपको बाबू 45,000 रुपया, ठीक है, 45,000 मिला। तो ये जो 45,000 मिला है, उस 45,000 में से 9,000 जब फर्म के थ्रू देना है, मतलब कि ए और बी जब दोनों दे रहा है, तो 9,000 रुपया देना पड़ रहा है किसे, सी को, क्योंकि इसने गारंटी दी थी। तो 9,000 रुपये माइनस कर देंगे और यहां पे लिख देंगे लेस शेयर ऑफ डिफिशियंसी, ठीक है ना। तो इस तरीका से हम यहाँ पे 9,000 रुपया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा है ना, वो प्रॉफिट हम किसका हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा। तो इस तरीका से ए का हो गया आपका 36,000 रुपया। क्लियर होगी। अब बी का कितना है, तो बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट कितना है बाबू, तो बी का है 30,000 रुपया, लेकिन ये 30,000 रुपये इसे नहीं मिलेगा, इसमें से लेस होगा डिफिशियंसी शेयर ऑफ डिफिशियंसी, है ना। और ये कितना दे रहा है, तो ये 6,000 रुपया दे रहा है, तो इससे मिलेगा 24,000 रुपया, है ना। और ये 9 और प्लस 6 दोनों किसके अकाउंट में चलेगा, सीज के अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट। और सीज को कितना मिला प्रॉफिट का हिस्सा, तो इसको मिला था 15,000 रुपया, लेकिन बाकी इसका 15,000 रुपया को पुराया जा रहा है जो गारंटी थी। तो यहाँ पे कर देंगे ऐड, क्या क्या ऐड करेंगे, तो डिफिशियंसी रिसीव्ड फ्रॉम ए एंड बी। तो ए से कितना मिला बाबू 9,000, बी से कितना मिला 6,000, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हो जाएगा इसका 30,000 रुपया, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग क्या कर दिए, प्रॉफिट जो देना था सी को दे दिए, और इस तरीका से हम लोग इसे क्लोज भी कर दिए। बात समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोग समझते हैं किसके बारे में, गारंटी के टॉपिक के बारे में। काफी इजी है ये गारंटी, है ना, कोई हार्ड नहीं है। हार्ड क्या रहता है, हार्ड कुछ भी नहीं, सिंपल सा क्या दिया था, सी को गारंटी दे दिया था कि भैया आपको इससे कम हम देंगे ही नहीं, आप हमारे फर्म में आइए तो सही, जाइएगा कहाँ, ठीक है ना। तो इस तरह से सी को गारंटी दे दिया था और कुछ भी नहीं दिया था। क्लियर हो गई बात। और जब इंटरनल एक्सपेंस रहेगा फर्म का, तो उसका भी ट्रीटमेंट कर लेंगे, जैसे इसी क्वेश्चन में रहता। अच्छा चलो एक और टॉपिक बोले थे ना कि जब कोई पार्टनर देता तो कुछ नहीं करते, जो देता उसमें ऐड हो जाता। मान लेते हैं कि ए दे दिया है, बोला ए कि जो भी डिफिशियंसी होगी वो हम देंगे, तो भैया दीजिए 15,000 रुपये यहां से देना पड़ेगा इसको, है ना। इस तरीका से इसका प्रॉफिट बचेगा 30,000 रुपया, ठीक। और ये कुछ नहीं देगा, काहे देगा ये, आप फिर बी में कुछ भी नहीं कीजिएगा, बी का जो भी प्रॉफिट है वो उसको पूरा मिल जाएगा 30,000 रुपया। उस सिचुएशन में ए और बी दोनों बराबर हो जा रहा, ठीक है ना, मतलब कि बी कुछ नहीं देगा और ये पूरा का पूरा किससे मिलेगा, इसे पूरा का पूरा मिलेगा ए से। तो ये 30,000 रुपया हो गया। तो जो भी दे गारंटी, गारंटी होती है, जो भी दे हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीका से गारंटी को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफी इजी था गारंटी हमारा, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट। तो ये पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो गया भाई, तो पास्ट एडजस्टमेंट कहने का मतलब है कि प्रीवियस में कुछ और चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को कार्य करना था, लेकिन आपने उसे ध्यान में नहीं रखा। मतलब कहने का है कि आपने कुछ एरर्स कर दिया, अब करंट में उसे सुधारना है। तो कैसे सुधर सकता है, तो उसी के विषय में हम लोग आज पास्ट एडजस्टमेंट, जो हमारा जितना भी टॉपिक था उसका लास्ट टॉपिक है फंडामेंटल का, ठीक है ना।
लास्ट टॉपिक। तो इसे खत्म करने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे और एक का क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो पास्ट एडजस्टमेंट कहने का मतलब पहले समझ लेते। तो पास्ट एडजस्टमेंट कहने का मतलब है कि जो आपको करना था वो आपने किया नहीं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया था कि पार्टनर्स को अलाउड हुआ है, लेकिन आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और जो भी प्रॉफिट था वो पार्टनर्स के बीच में डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। डायरेक्ट पार्टनर्स के बीच में क्या कर दिया, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो उस सिचुएशंस में आपको क्या करना पड़ेगा, पास्ट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं ए और बी पार्टनर है फर्म में, 3:2 का रेशियो है, ठीक है। साथ ही साथ ए ने 3 लाख रुपया फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया है और बी ने 2 लाख रुपया फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया। ये दोनों, यहां बोला गया है डीड में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम से अलाउड किया गया। पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे, ये बोला गया है डीड में, ठीक। साथ ही साथ और क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर जो फर्म को प्रॉफिट हुई है वो प्रॉफिट हुई है टोटल, मान लेते हैं 1.5 लाख रुपया। ये फर्म को प्रॉफिट, ये हमारे पास एक क्वेश्चन, इतना इंफॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को हम लोग देखे ही नहीं, अनदेखा कर दिए, या फिर शायद हो सकता है आपका जो डीड था उसमें से ये पेज ही आपका गायब हो गया, गिर गया कहीं। तो आप क्या किए, तो आप कर दिए इस 1.5 लाख रुपया को ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ऐसे करके बांट दिए। ए को दे दिए इस 1.5 लाख रुपया का 75,000 ए को दे दिए और इस 1.5 लाख का 75,000 रुपया बी को दे दिए, इक्वली बांट दिया। तो ये गलत है ना, ये एरर्स है, इसी एरर्स को सुधारना है। तो क्या करेंगे, कैसे सुधारेंगे, तो चलिए यहां पे बनाते हैं, ठीक है। लिखेंगे क्या, एक छोटा सा टेबल बनाते हैं और इस टेबल के थ्रू इसको हम लोग सुधार लेते हैं, ठीक है। इस टेबल में लिखेंगे टेबल शोइंग, पहले हेडिंग डाल देते हैं एडजस्टमेंट, है ना। तो हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को जो करना था सबसे पहले वो करते हैं, ठीक है, या जो ऑलरेडी कर दिए वो भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसी इच्छा। तो हम लोग लिखते हैं अमाउंट have been already credited as शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो हमने ऑलरेडी शेयर ऑफ प्रॉफिट के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वो क्या किए हैं, तो 1.5 लाख था, इस 1.5 लाख रुपया में से 1.5 लाख रुपया को हम डायरेक्टली, जो रेशियो था, रेशियो क्या था, इक्वली, सॉरी रेशियो तो ये है, शेयर तो ये है, लेकिन हम लोग इसे अनदेखा किए हुए डायरेक्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसको भी 75,000 दिए, इसको भी 75,000 दिए, टोटल 1.5 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए, जो कि गलत है, ठीक है। इसी चीज को सुधारना है। तो कैसे सुधरेगा, तो हम लोग को जो करना चाहिए था वो लिखते हैं, अमाउंट विच शुड, अच्छा सा हटाते हैं, ऑलरेडी, सॉरी एक्चुअली ना, एक्चुअली क्रिएटेड एज, कैसे कैसे, तो सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन आपको कैपिटल देना था, इसके थ्रू देना था। तो क्या आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, नहीं दिया। कितना परसेंट देना था, तो 10% देना था। ए का 3 लाख है तो 10% कितना निकल जाएगा 3 लाख का, तो 30,000 रुपया देना था इसे।
और सही ये 2 लाख है तो इसका 10% 20,000 रुपये। तो टोटल आपको 50,000 जो देना था वो एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन आपने दिया नहीं। तो 1.5 लाख में से 50,000 रुपया को टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में देना था, तो बचा कितना? 1 लाख। अब 1 लाख रुपया को शेयर ऑफ प्रॉफिट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, वो भी रेशियो में जो डीड में है, ना कि इक्वली। तो अब यहां करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इस 1.5 लाख रुपया में से 50,000 रुपया चला गया। अब 1 लाख रुपया को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इक्वली। तो यहां वर्किंग नोट कीजिए, ठीक है, वर्किंग नोट। तो 1 लाख रुपया को हम लोग कैसे कैसे करेंगे? तो ए को कितना देंगे? तो टोटल 5 में से 3, 5 दूना 10, तो 20, ये हो गया आपका 60,000 रुपया ए का, लिख दीजिए। तो बाबू बी का कितना हो गया? तो ऑफकोर्स माइनस भी कीजिएगा तो निकल जाएगा, और नहीं तो 2/5 कर दीजिए, तो 20,000 रुपया, यानी कि 40,000 रुपया। ये हो गया इसका 40,000 रुपया, ठीक है ना। तो टोटल हम यहाँ पे भी 1 लाख रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो टोटल देखिए यहाँ पे ये वाला बैलेंस जो हम लोग कर दिए हैं, अमाउंट हैव बीन ऑलरेडी क्रेडिटेड, इसको डेबिट कर दीजिएगा। इसलिए डेबिट कीजिएगा क्योंकि आप बोलिएगा कि जो गलती से हो गया है वो पैसा आप सबको जमा कीजिए। मान के चलिए ए और बी जो 2 पार्टनर है, उनसे हम लोग बोले कि ये जो ट्रीटमेंट है वो गलती से हो गया, आप लोग 75 हजार मान के चलिए, 75 हजार पे आप लोग क्या कीजिए? जमा कीजिए। जमा करने के बाद वापस से फिर ट्रीटमेंट करें। तो वापस से ट्रीटमेंट करने के बाद पता चला कि ये करना था, तो हम लोग का टोटल ए का कितना हो रहा है इस डीड के अनुसार? 90,000। इसका कितना हो जा रहा है? तो 60,000। तो देखिए इस तरीका से हम लोग को 1.5 लाख का ट्रीटमेंट करना चाहिए था, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं किए। तो ऐसे करने से अब ये हम लोग को क्या करना था? क्रेडिट करना था, है ना। तो ये क्रेडिट करना था, लेकिन किए नहीं, बल्कि ये कर देती है, डेबिट करा दीजिएगा, पहले वो मांग लीजिएगा वापस, ठीक है ना। अब देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसी के अनुसार हम लोग जनरल एंट्री पास कर देंगे। यहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखते हैं ये डेबिट वाला 75,000, ये क्रेडिट वाला 90,000 है। तो 90,000 में से 75,000 गया तो कितना बचा? तो यह बचा 15,000। तो 15,000 कौन सा बचा? डेबिट की क्रेडिट वाला। तो आप लोग बोलिएगा सर क्रेडिट वाला, मतलब मिलना था 90,000 और बेचारा को मिला है 75,000, मतलब 15,000 और देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहां देखिए ये डेबिट वाला ज्यादा बड़ा है, यानी कि इसको मिलना था 60,000 और ये ले लिया 75,000, इसका मतलब 15,000 रुपये इसे वापस मांगिए। तो ये 15,000 रुपया इसका अमाउंट डेबिट हो जाएगा। मतलब ये हमें टेबल क्या दिखा रहा है कि 15,000 रुपया बी ए को देगा।